हेलो एवरीवन, मैं सर महेंद्र कुमार बेड़ा। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट पर। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा था कि कहाँ भोजन संश्लेषित होता है, क्यों भोजन की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, तथा हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र पाया जाता है उसको हमने दो भागों में बांटा था, आहार नाल और सहायक ग्रंथियों में बांटा था। आहार नाल में हमने देखा था कि कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मुख, मुखोहिका, गर्शनी, गर्शिका, आमाशय, अग्नाशय तथा छोटी आंत, बड़ी आंत। इन सभी स्ट्रक्चर को हमने डिटेल से समझने का प्रयास किया था। इसके अलावा जो सहायक ग्रंथियां पाई जाती है उसमें लार ग्रंथियां, अग्नाशय तथा लीवर को हमने डिटेल से समझने का प्रयास किया था। आज हम इससे थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हुए यह समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी बॉडी में किस प्रकार डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले पाचन किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट वन इज नोन एज डाइजेशन। मतलब भोजन के बड़े कणों को छोटे कणों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम पाचन कहते हैं। जो पाचन की प्रोसेस होती है वह 5 स्टेप में कंप्लीट होती है, वो देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेप आती है इंजेशन, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। दूसरी आती है डाइजेशन, पाचन। तीसरी आती है एब्जॉर्प्शन, चौथी आती है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, और पांचवी स्टेप आती है इजेशन। बहिक्षेपण। तो अब हम यह समझ लेते हैं कि इंजेशन क्या होता है। जैसे ही हमने रोटी के टुकड़े को तोड़ा और उसके साथ में सब्जी लगाई और जैसे ही हम उसे मुख में लेते हैं, निवाली को मुख में लेते हैं, तो उसमें मुख के अंदर की तरफ मैकेनिकल प्रोसेस होती है जिसमें दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, तब उसमें लार मिलाई जाती है। उसके बाद भोजन जैसे ही लसलसा हो जाता है तो उस स्टेज को हम बोलते हैं बोलस, और बोलस की फॉर्म में भोजन को अंदर निगल लिया जाता है जिसे डीग्लूटेशन कहते हैं। गर्शनी में जाता है, गर्शनी से गर्शिका में जाता है और गर्शिका से आमाशय में जाता है। इस प्रकार इंजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। दूसरी आती है डाइजेशन। तो डाइजेशन की प्रक्रिया की बात करें, जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, डाइजेशन की प्रोसेस 2 प्रकार से कंप्लीट होती है, देख लेते हैं। डाइजेशन या पाचन। हमारी बॉडी में 2 प्रकार से पाचन की प्रक्रिया होती है। एक तो यांत्रिक पाचन, जिसे मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं, और दूसरी होती है रासायनिक पाचन, जिसे केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। यांत्रिक पाचन क्या होता है? जैसे ही हम भोजन मुख के अंदर लेते हैं और दांतों के द्वारा तथा जीभ के द्वारा भोजन को चबाया जाता है और भोजन को छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब यांत्रिक विधि के द्वारा भोजन को छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अलावा हमारा भोजन मुख से अगर जैसे ही निकलते हैं तो आमाशय में पहुंचता है और आमाशय में चूर्निंग मूवमेंट होता है जिसके द्वारा भोजन में यांत्रिक पाचन की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा अगर हम देखें रासायनिक पाचन, रासायनिक पाचन की बात करें तो जो भोजन होता है उसकी रासायनिक पाचन की प्रक्रिया हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। जो हमारी लार ग्रंथियां होती है उन लार ग्रंथियों के द्वारा लार का सिक्रेशन होता है
और उस लार में दो प्रकार के एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम और माल्टेज एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमारी लार में हमें देखने को मिलते हैं टाइलिन एंजाइम, या इसे ही बोलते हैं एमाइलेज एंजाइम। ये जो एमाइलेज एंजाइम है या टाइलिन एंजाइम है, ये हमारे भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जो हमारे मुख की अगर पीएच की बात करें तो लगभग 6.8 या 7.2 होती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे लार में माल्टेज एंजाइम का सीक्रेशन होता है, जो कि माल्टोज होता है, उस माल्टोज पर कार्य करता है माल्टेज एंजाइम और ये ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार हमारे माउथ में या ओरल कैविटी के अंदर केमिकल डाइजेशन की प्रोसेस होती है और माउथ में केमिकल डाइजेशन की प्रोसेस में जो स्टार्च होती है, यह स्टार्च टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट होती है, जो कि एक डाइसैकेराइड होती है। और जो माल्टोज होता है, यह माल्टोज माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और हम जैसे ही माउथ के अंदर भोजन को अधिक समय के लिए चबाते हैं तो हमें भोजन मीठा लगने लग जाता है, क्योंकि ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाता है माल्टोज। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं यह माउथ में लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए रखते हैं, जिससे ये जो स्टार्च होती है, इस स्टार्च का आंशिक पाचन होता है। इसके बाद में जो भोजन होता है ग्रसनी तथा गसिका से होते हुए आमाशय में पहुंचता है, और हम देख लेते हैं कि आमाशय में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। अब हम देख लेते हैं कि आमाशय में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। आमाशय में पाचन, सबसे पहले देखते हैं कि आमाशय में जठरांत्रिय रस का सिक्रेशन होता है, या इसे हम गैस्ट्रिक जूस भी बोल सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस, इस गैस्ट्रिक जूस या जठरांत्रिय रस में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो देख लेते हैं। म्यूकोसा, हमारा जो आमाशय होता है उस आमाशय में म्यूकोस सेल प्रेजेंट होती है, जिसके द्वारा म्यूकोसा का सिक्रेशन होता है। इसके अलावा हमारे जो आमाशय होता है इसमें चीफ सेल या जाइमोजन सेल प्रेजेंट होती है, जिसके द्वारा पेप्सिनोजन एंजाइम का सिक्रेशन होता है। एंजाइम का सिक्रेशन होता है। इसके अलावा हमारे आमाशय में ऑक्जेंटिक सेल प्रेजेंट होती है, जिसके द्वारा HCl का सिक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसमें हमें देखने को मिलता है इंट्रिंसिक फैक्टर देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा एक एंजाइम और होता है जो कि बच्चों में इस एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जिसे रेनिन एंजाइम कहते हैं। ये हम जठरांत्रिय रस में शामिल करते हैं। अब इनका क्या क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले हम HCl की बात कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर लेते हैं। तो हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अत्यंत अम्लीय पीएच का होता है। यह लगभग हमारे आमाशय की पीएच को 1.2 तक बनाए रखने का कार्य करता है। और ये इतनी हाईली एसिडिक पीएच होती है कि अगर आमाशय की वॉल से ये HCl टच हो जाता है तो उसमें छेद हो सकता है या उसकी वॉल डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन इस HCl को
HCl को आमाशय की वॉल से टच होने से कौन बचाता है या उसके संपर्क में आने से कौन बचाता है, तो हमारे आमाशय में म्यूकोस सेल प्रेजेंट होती है जो कि म्यूकोसा का सिक्रेशन करती है, और ये म्यूकोसा हमारे आमाशय को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। यह म्यूकोसा लेयर हमारे आमाशय को प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है, जिससे HCl आमाशय की लेयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और यह सुरक्षा करने का कार्य करती है। एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अगर इस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया का बॉडी में इंफेक्शन हो जाता है तो ये क्या करता है, ये हमारी आमाशय में प्रेजेंट जो म्यूकोसा लेयर होती है, इस म्यूकोसा लेयर को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और अगर आमाशय में ये म्यूकोसा की लेयर को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी फूड के रूप में ग्रहण कर लेगा तो ये जो HCl होता है, ये HCl आमाशय की वॉल से डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, और डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो ये जो आमाशय की वॉल है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसमें छेद कर देगा। इसे हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर या कभी कभी आमाशय का कैंसर भी बोल देते हैं। इसके अलावा जो पेप्सिनोजन एंजाइम है, इसका हम फंक्शन देख लेते हैं। जो पेप्सिनोजन एंजाइम है, ये जो पेप्सिनोजन एंजाइम है, ये आमाशय में इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, और जैसे ही ये पेप्सिनोजन एंजाइम HCl के संपर्क में आता है तो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये पेप्सिन क्या कार्य करता है, जो हमारे भोजन में उपस्थित प्रोटीन है, इस प्रोटीन को पेप्टोन या पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। प्रोटीन एक पॉलीमर यूनिट होती है, जबकि जो पेप्टोन और पेप्टाइड होती है इससे सिंपलेस्ट यूनिट होती है, जो कि पेप्टोन या पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो रेनिन एंजाइम होता है, यह रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, जो कि बच्चों में हाईली इफेक्टिव रूप से कार्य करता है। कैसिनोजन प्रोटीन, रेनिन एंजाइम, कैसीन प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन भी बोलते हैं। तो जो हमारा आमाशय है, उस आमाशय के जठर रस में दो एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं। पेप्सिनोजन एंजाइम जो कि HCl के कांटेक्ट में आने पर एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन पर फंक्शन करता है और उसे पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और इसके अलावा रेनिन एंजाइम का सीक्रेशन होता है, जो कि बच्चों में इफेक्टिवली कार्य करता है, जो कि बच्चों में जैसे दूध पीते हैं तो उस दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। आमाशय में ये भोजन के डाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसके अलावा आमाशय के जठर रस में एक इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर आमाशय में एक रिसेप्टर की तरह कार्य करता है। रिसेप्टर की तरह कार्य करता है। हमारा जो भोजन होता है उस भोजन में विटामिन B12 के लिए रिसेप्टर का कार्य करता है। इसे साइनोकोबालिन भी कहते हैं। जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये आमाशय में इंट्रिंसिक फैक्टर इस
विटामिन B12 को रिसेप्ट करने का कार्य करता है। और ये जो विटामिन B12 है ये हमारी बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इस विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे जो ग्रहणी होती है, उस ग्रहणी में डाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार होती है। ग्रहणी में पाचन, हम देख लेते हैं जो हमारा भोजन होता है वह आमाशय से इंटर करेगा ग्रहणी भाग में। ये भोजन ये है आमाशय से भोजन इंटर करेगा ग्रहणी भाग में। और इधर प्रेजेंट है पैंक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं। इसके अलावा यहां से एसोसिएटेड है लीवर, जुड़ा हुआ है। और यहां पर पास ही में प्रेजेंट होता है गोल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय बोलते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही भोजन अग्नाशय, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे ही भोजन आमाशय से अम्लीय पीएच लेकर इस ग्रहणी में इंटर करता है, इस ग्रहणी में नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से सूचना पहुंचती है पित्ताशय के पास में, और यहां से अग्नाशय के पास में सूचना पहुंचती है, जिसके द्वारा पित्ताशय से तो पित्तरस का स्त्रावन किया जाता है, और जो अग्नाशय होता है उस अग्नाशय रस का स्त्रावन किया जाता है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस प्रकार के होते हैं, मतलब वाटर की प्रेजेंस में फंक्शन करते हैं, और जो भोजन के लार्ज मॉलिक्यूल है उन्हें छोटे कणों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। अब जैसे ही यहां से इंटर किया तो यहां पर सूचना पहुंचती है पित्ताशय के पास में और अग्नाशय के पास में। जो पित्ताशय होता है, इस पित्ताशय से पित्तरस का स्त्रावन होता है, और यह अम्लीय भोजन यहां पर पहुंच जाता है आमाशय से, और यहां से जो पित्तरस का स्त्रावन होता है और इस इधर से अग्नाशय रस का स्त्रावन होता है, ये भोजन की पीएच को न्यूट्रलाइज कर इसे सारी माध्यम प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो पित्त होता है, इस पित्त में यह पित्त वसा पर कार्य करता है और वसा का पायशीकरण करने का कार्य करता है। अब हम देख लेते हैं जो अग्नाशय होता है, उस अग्नाशय रस में कौन से एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है जिससे डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। जो अग्नाशय है, इस अग्नाशय से प्रोटीन के पाचन के लिए 3 एंजाइम का सिक्रेशन होता है। कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजन एंजाइम, दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन, और तीसरा एंजाइम होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। ये प्रोटीन के पाचन के लिए होते हैं, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्रो एंजाइम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये इतने इफेक्टिव रूप से कार्य करते हैं कि जिस ऑर्गन में ये संश्लेषित होते हैं उसी ऑर्गन के सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। और ये जैसे ही ये तीनों एंजाइम ग्रहणी भाग में
इंटर करते हैं उस ग्रहणी भाग में एक एंजाइम कार्य करता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम। एंटेरोकाइनेज एंजाइम, यह एंटेरोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इस ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है और ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और इसे सक्रिय कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जैसे ये ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य किया काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम पर, और ये एक्टिव काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो तीनों एंजाइम होते हैं कौन कौन से, ट्रिप्सिन, इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये तीनों एंजाइम सारे माध्यम पर कार्य करते हैं और प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करते हैं, प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। देख लेते हैं। ये प्रोटीन हो गई। प्रोटीन पर कौन कौन से एंजाइम कार्य करते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, ये तीनों प्रोटीन पर फंक्शन करेंगे और प्रोटीन या पेप्टोन या पेप्टाइड जिसे बदल दिया जाता है डाइपेप्टाइड में। इसके अलावा जो अग्नाशय रस होता है उस अग्नाशय रस में लाइपेज एंजाइम का स्त्रवण होता है जो कि वसा या लिपिड को लाइपेज एंजाइम का स्त्रवण होता है जो कि वसा या लिपिड को मोनोग्लिसराइड या डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। या डाइग्लिसराइड। इसके अलावा एमाइलेज एंजाइम का सीक्रेशन होता है जो कि स्टार्च पर कार्य करता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च पर कार्य करता है और माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। एंजाइम अग्नाशय रस के द्वारा स्त्रावित होता है। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो कि प्रोटीन या पेप्टाइड या पेप्टोन पर कार्य करते हैं उसे डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो वसा या लिपिड होते हैं उस पर लाइपेज एंजाइम कार्य करते हैं और मोनोग्लिसराइड या डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो स्टार्च होते हैं उस स्टार्च पर एमाइलेज एंजाइम कार्य करेंगे और माल्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। इसके अलावा एक एंजाइम और स्त्रावण होता है, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होता है। न्यूक्लिक अम्ल जिस पर कार्य करेगा
न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम और इसे न्यूक्लियोसाइड में बदल देगा। ये पाचन की प्रोसेस, ये जो इतनी पाचन की प्रक्रिया होती है, ये तो केवल अग्नाशय रस के द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम के द्वारा होती है। अब हम देख लेते हैं जो छोटी आंत होती है उसके ग्रहणी भाग से भी इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन होता है, जिसे आंतरीय रस कहते हैं। उस आंतरीय रस में कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिनके द्वारा डाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो देख लेते हैं। ग्रहणी में डाइजेशन, ग्रहणी से स्रावित होने वाले एंजाइमों के द्वारा जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। जैसे हमने जो प्रोटीन थी, प्रोटीन को अग्नाशय एंजाइम जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम की क्रिया के द्वारा जो प्रोटीन की बड़े अणु थे उन्हें छोटे अणु डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया था, और डाइपेप्टाइड पर एंजाइम कार्य करता है डाइपेप्टाइडेज एंजाइम। जैसे एमिनो अम्ल में बदल देता है प्रोटीन को। इसके अलावा हमने देखा था जो माल्टोज है, उस माल्टोज पर एंजाइम कार्य करेगा माल्टेज, और इसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। इसके अलावा सुक्रेज एंजाइम जो कि सुक्रोज पर कार्य करता है। जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा जो लाइपेज एंजाइम होता है उसका भी सिक्रेशन होता है। मोनोग्लिसराइड या डाइग्लिसराइड पर कार्य करता है लाइपेज एंजाइम, और उस लाइपेज एंजाइम के द्वारा इस मोनोग्लिसराइड को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। और इसके अलावा एक एंजाइम और स्रावित होता है जिसे, जो कि हमने न्यूक्लियोसाइड बनाए थे, उस न्यूक्लियोसाइड पर कार्य करता है न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम, और इसे परिवर्तित कर दिया जाता है सिंपल शुगर, शर्करा में परिवर्तित कर दिया जाता है। और नाइट्रोजनी सारक, इस प्रकार जो हमारे ग्रहणी भाग होता है, उस ग्रहणी भाग में 5 प्रकार के एंजाइम कार्य करते हैं। जो कि प्रोटीन होते हैं, उस प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट किया जाता है, और डाइपेप्टाइड से पर डाइपेप्टाइडेज एंजाइम कार्य करता है, जिससे पाचन की प्रक्रिया में सबसे सरल अणु एमिनो अम्ल में बदल दिया जाता है। इसके अलावा माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जो कि ग्लूकोज के 2 अणुओं का निर्माण करता है। सुक्रोज जिस पर सुक्रेज एंजाइम कार्य करता है और इसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा मोनोग्लिसराइड जिस पर लाइपेज एंजाइम कार्य करता है और इसे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलने का कार्य करता है। और न्यूक्लियोसाइड जिस पर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम कार्य करता है और इसे शर्करा और नाइट्रोजनिक सारक में बदलने का कार्य करता है।
इस प्रकार जो हमारा ग्रहणी भाग होती है उसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है और लगभग डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। अब इन जो डाइजेशन की प्रोसेस में जो सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं, इन मॉलिक्यूल का अवशोषण किया जाता है। तो जो डाइजेशन की तीसरी स्टेप होती है वह होती है अवशोषण। अब उसे देख लेते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। अवशोषण की बात करें या एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया हमारे मुख कोशिका से ही स्टार्ट हो जाती है। कुछ जल का तथा कुछ मेडिसिन का अवशोषण हमारी मुख गुहा के अंदर होता है। इसके अलावा कुछ अवशोषण की प्रक्रिया आमाशय में होती है, जहां से एल्कोहल को अवशोषित कर लिया जाता है और एल्कोहल को अवशोषित कर इसे लीवर में भेजा जाता है, जहां पर इस एल्कोहल को डिटॉक्सिफाई किया जाता है। इस डिटॉक्सिफाई करने की प्रोसेस में लीवर की खुद की ही सेल्स डैमेज होती है, इसलिए अधिक मात्रा में अगर हम एल्कोहल का सेवन करेंगे तो हमारा लीवर खराब हो जाएगा, क्योंकि उनकी सेल्स जो हेपेटिक सेल होती है वह डैमेज होती है। अब जो अवशोषण की प्रक्रिया है सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है छोटी आंत या ग्रहणी भाग में। जो हमारी ग्रहणी होती है, इस ग्रहणी के अगर स्ट्रक्चर को हम मैग्नीफाई करके देखें तो इसमें हमें 4 लेयर दिखाई देती है। जो सबसे आंतरिक लेयर जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं, या बाहर की तरफ सब म्यूकोसा या मस्कुलरिस लेयर, और सबसे बाहर की तरफ होती है जिसे सिरोसा लेयर कहते हैं। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। अगर हम इस आंतरिक लेयर की बात करें या ल्यूमेन की लेयर की बात करें, म्यूकोसा की बात करें, तो म्यूकोसा के अंदर हमें इस प्रकार विलाई देखने को मिलती है। या इधर हम बना लेते हैं, जैसे हमें इस प्रकार विलाई देखने को मिलती है। बहुत सारी विलाई हमें ग्रहणी भाग में देखने को मिलती है, और इस विलाई पर छोटे छोटे माइक्रो विलाई हमें देखने को मिलते हैं इस प्रकार। अगर हम बात करें तो जो ग्रहणी होती है, उस ग्रहणी की जो आंतरिक लुमेन होती है, इसमें विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये एक ब्रूस बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और ये ब्रूस बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है, जो ग्रहणी होती है उस ग्रहणी भाग के सरफेस एरिया को कई गुना बढ़ा देती है, जिससे एब्जॉर्प्शन या अवशोषण की प्रक्रिया आसानी से होती है। अब जो हमने सिंपल मॉलिक्यूल डाइजेशन की प्रोसेस में कन्वर्ट किए थे, उनका एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं कि किस प्रकार होता है। जैसे ये हो गई ग्रहणी भाग, इसमें H2O प्रेजेंट है, इसके अलावा अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और वसीय अम्ल। ये पाचन की प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। अब क्या होता है, जो ये ब्रूस बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया, और ये होती है रक्त वाहिनी, जो कि सब म्यूकोसा लेयर में हमें देखने को मिलती है। जो H2O होता है, इस H2O का एब्जॉर्प्शन सिंपल विसरण की प्रोसेस के द्वारा होता है।
इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो H2O मॉलिक्यूल होता है ये अपने हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ सिंपल ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा रक्त वाहिनिकाओं में आ जाता है। ये लो H2O का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके अलावा जो एमिनो एसिड और ग्लूकोज होता है इनके अवशोषण की प्रक्रिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होती है। एक्टिव का मतलब इसमें एटीपी खर्च होगी और यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। ये जो एमिनो अम्ल है या तो एक एमिनो अम्ल या ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को ले जाने के लिए यहाँ पर 2 सोडियम आयन इसके साथ में बाइंड होते हैं और इस रक्त वाहिका में पहुंचाने का कार्य करते हैं और 3 पोटेशियम आयन इस ग्रहणी भाग में आ जाते हैं। इस प्रकार सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करते हैं जिससे अवशोषण की प्रक्रिया होती है और इधर पहुंच जाते हैं अमीनो अम्ल व ग्लूकोज। अब ये जो वसीय अम्ल होता है ये वसीय अम्ल रक्त में अघुलनशील होता है, इसलिए सबसे पहले इस वसीय अम्ल को अवशोषित कर म्यूकोसा लेयर में भेजा जाता है, जहां पर म्यूकोसा की सेल में जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर ये जो वसीय अम्ल होता है इस वसीय अम्ल की गोलिकाओं के चारों ओर, ये जैसे वसीय अम्ल हो गया और इस वसीय अम्ल की गोलिकाओं के चारों ओर प्रोटीन लेयर का फॉर्मेशन किया जाता है और इसे लसिका वाहिनिकाओं में भेज दिया जाता है और लसिका वाहिनियों से इसे रक्त वाहिनी में भेजा जाता है ताकि इसका आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। क्योंकि जो वसीय अम्ल होता है ये रक्त में घुलनशील नहीं होता, जबकि जो प्रोटीन होती है ये रक्त में घुलनशील होती है, इसलिए इसके चारों ओर प्रोटीन की लेयर बना दी जाती है जिसे हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ? लिपिड और प्रोटीन मिलकर जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं उसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। इस प्रकार जो हमारे अवशोषण की प्रक्रिया है ये लगभग सबसे अधिक ग्रहणी भाग में संपन्न होती है। अब हम देख लेते हैं कि भोजन का अवशोषण तो हो गया, तो अगली स्टेप होती है डाइजेशन की, वो क्या होती है? तो वो होती है एसिमिलेशन। 4 नंबर स्टेप होती है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। भोजन में डाइजेशन की प्रोसेस होती है। डाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित भोजन हमारी रक्त वाहिनिकाओं में पहुंच जाता है। अब रक्त वाहिनिकाओं इंटेस्टाइनल ब्लड में पहुंच जाता है और इंटेस्टाइनल ब्लड को लीवर में भेजा जाता है, जहां से जो अवशोषित फूड है उस अवशोषित फूड को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं या भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कोशिका के अंदर ले लिया जाता है और इससे एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को हम स्वांगीकरण कहते हैं, क्योंकि अवशोषण की प्रक्रिया में जो मॉलिक्यूल बनते हैं उन मॉलिक्यूल्स को काम में ले लिया जाता है तथा जो एमिनो अम्ल बनते हैं उन एमिनो अम्ल से नई प्रकार की प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा जो भोजन में हम लिपिड का अवशोषण करते हैं उस लिपिड के द्वारा नए प्रकार के लिपिड का निर्माण करते हैं, जो कि हमारी कोशिका के चारों ओर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड हमें देखने को मिलते हैं। 5वीं स्टेप आती है बहिक्षेपण या इजेक्शन। बहिक्षेपण की प्रोसेस में क्या होती है?
जो हमारी पाचन की प्रक्रिया के द्वारा, पाचन की प्रक्रिया सर्वाधिक छोटी आंत में संपन्न होती है और छोटी आंत से भोजन को बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उससे विटामिन तथा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है तथा इसे रेक्टम पार्ट में भेज दिया जाता है और रेक्टम से एनस के द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में देखा है कि किस प्रकार भोजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्यों हम भोजन को ग्रहण करते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस किस प्रकार संपन्न होती है और डाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा कौन कौन से मॉलिक्यूल बनते हैं। इस डाइजेशन की प्रोसेस में जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वह नर्वस सिस्टम भी कोऑर्डिनेशन में कार्य करता है। जैसे हमने स्वादिष्ट भोजन की सुगंध को सेंस किया या हमने उस भोजन के रंग को देखा तो हमारे मुख में ऑटोमेटिक ही लार का सिक्रेशन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नर्वस सिस्टम की प्रोसेस के द्वारा होता है। और जैसे ही हम भोजन निगलते हैं ग्रसनी से ग्रसिका में जाता है और ग्रसिका में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो कि नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन से होता है। इसके अलावा जैसे ही भोजन ग्रहणी में इंटर करता है तो ग्रहणी में जो अग्नाशय रस तथा पित्तरस का सीक्रेशन होता है उन्हें कौन बताता है कि आपको सीक्रेट होना है? तंत्रिका तंत्र के कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन में कार्य करते हैं। इस प्रकार जो हमारी बॉडी है उस बॉडी में नर्वस सिस्टम भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक कोशिका उत्तक या ऑर्गन या सिस्टम को फंक्शन करने के लिए जो तंत्रिका तंत्र है या नर्वस सिस्टम है यह अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए इस चैप्टर में हमने देखा है कि किस प्रकार डाइजेशन की प्रोसेस होती है। थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। थैंक यू।